एक स्केलेटन नाइट होता है जिसका नाम आर्क होता है। देखने में तो एकदम ओवर पावर वॉरियर लगता है, लेकिन असली में सिर्फ उसकी एक ही सिंपल सी इच्छा है, एक नॉर्मल इंसान की तरह शांति से जिंदगी जीना। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। कहानी शुरू होती है जब उसकी आंख खुलती है एक पुराने जमाने के फैंटेसी वर्ल्ड में। वो अब एक वॉरियर बन चुका है, बिल्कुल उस कैरेक्टर की तरह जिसे उसने पहले गेम में बनाया होता है। और फिर सबसे पहले वो अपनी स्किल्स को चेक करता है, जिसमें कि स्वॉर्डमैन से लेकर टेलीपोर्टेशन सब कुछ मैक्स आउट होता है। फिर वो एक नदी के पास जाकर अपना चेहरा देखता है, जिसे देखकर उससे बहुत तेज का झटका लगता है और उसे समझ में नहीं आता है कि इस पर हंसा जाए या रोया जाए। फिर वो थोड़ा टाइम लेता है सब कुछ डाइजेस्ट करने के लिए और फिर चलता है एक नजदीकी टाउन की तरफ। और वहां जाकर उसे एक अजीब सी बात का एहसास होता है। एक कैरेक्टर होने के बावजूद उसे भूख भी लग रही है, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए वो मर्चेंडाइज में जाता है, अपना लाइसेंस बनवाता है और काम ढूंढने लगता है ताकि खाने का जुगाड़ हो सके। और आर्क एक सिंपल मशीनरी की तरह मिशन कंप्लीट करने लगता है। लेकिन जब एक दिन वो जंगल से 2 जंगली सुअरों का शिकार करके वापस आ रहा होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है एक कैबिन पर जिसमें कि बैंडिट्स हमला कर रहे होते हैं। और वहाँ पे एक छोटी सी नोबेल लड़की भी होती है जिसके सभी बॉडीगार्ड्स मर चुके होते हैं, जिसका फायदा उठाकर सब उस लड़की पर हमला करने वाले होते हैं। और तभी आर्क एकदम से साइलेंट टेलीपोर्टेशन से उनके लीडर के पीछे पहुंच जाता है और सिर्फ एक ही स्लैश में उनके लीडर के साथ 2 और बैंडिट्स को भी काट देता है और बचे हुए चोर डर के मारे भाग जाते हैं। लेकिन आर्क उन पर वाइब्रेंट लेंस मारकर लॉन्ग रेंज अटैक करता है और उन्हें जेल के रास्ते से सीधे भगवान के पास भेज देता है। इतनी ताकत होने के बावजूद आर्क नहीं चाहता है कि लोग उसकी असली पावर के बारे में जाने, क्योंकि अगर लोग डरने लगे तो उसकी सिंपल लाइफ का सपना खत्म हो जाएगा। इसलिए वो लो प्रोफाइल में रहने का डिसीजन लेता है। उसके बाद उसका पहला ऑफिस रिक्वेस्ट मिलता है, एक लड़की को जंगल में लेकर जाना और मेडिसिन भी इकट्ठा करना। लड़की पहले थोड़ी शॉक हो जाती है अपने पावरफुल वॉरियर को अपना बॉडीगार्ड देखकर, जैसे कोई फरारी में सब्जी लेकर जा रहा हो। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो नॉर्मल हो जाती है और आर्क को जंगल के अंदर ले जाती है और उसे प्लांट्स के बारे में सिंपल लैंग्वेज में समझाती है। जब वो दोनों थोड़ा और अंदर जाते हैं तब आर्क की नजर पड़ती है एक स्प्रिट फॉक्स के बेबी पर। पहले वो भी थोड़ा गुस्सा करता है, लेकिन आर्क उसे जेंटली उठाता है और अपना हीलिंग मैजिक यूज करता है और इसकी चोट को ठीक कर देता है। इतना प्यार देखकर छोटी सी फॉक्स पिघल जाती है और आर्क के साथ चिपक जाती है और इसके बाद आर्क उसका नाम रखता है पोंटा। फिर आर्क, लड़की और पोंटा तीनों मिलकर जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचते हैं, जहां एक सुंदर सफेद चेहरे का भूषण ट्री होता है। उस ट्री को देखकर लड़की बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और नीचे उतरकर उसकी तरफ भागती है। और जैसे ही वो ट्री के पास पहुंचती है, पोंटा की नजर पड़ती है एक 6 पैर वाला जाइंट मॉन्स्टर पर। उसकी साइज और लुक देखकर कोई भी कांप जाए। मॉन्स्टर उस लड़की पर अटैक करता है, लेकिन आर्क तुरंत नेशनल वर्क का यूज करके उस लड़की को बचा लेता है। लेकिन मॉन्स्टर फिर से एक अटैक करता है, लेकिन आर्क फिर से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। वो समझ जाता है कि मॉन्स्टर को दूर नहीं बल्कि क्लोज कॉम्बैट में हराना पड़ेगा और फिर उसके खिलाफ का अटैक रोक लेता है। लेकिन मॉन्स्टर अपनी जीप का यूज करता है और लगातार मॉन्स्टर के सभी अटैक को डॉज करता रहता है और इससे मॉन्स्टर और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। गुस्से से लाल होकर अपना अल्टीमेट अटैक यूज करता है, प्यूरिफिकेशन वेब। इस अटैक का इफेक्ट ये होता है कि जितनी भी लिविंग चीज है इसकी रेंज में वो सभी पत्थर बन जाती है। लेकिन आर्क इस बात को समझ जाता है और पहले ही शील्ड एक्टिवेट कर देता है, जो कि हर तरह से स्टैचू इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। और इस अटैक का ना तो आर्क पर कोई असर होता है और ना ही उस लड़की को जिसे वो बचा रहा होता है। और अब वो मॉन्स्टर और भी ज्यादा पागल हो जाता है। वो अपने ज्यादा हाथों से अटैक करने लगता है। उसकी पावर और स्पीड दोनों बढ़ जाती है। हर अटैक आर्क को पीछे धकेल लेता है। रात का समय और जंगल का अंधेरा इस पॉइंट को और भी डेंजरस बना देता है और तब आर्क डिसाइड करता है कि अब इस बैटल को जल्दी खत्म करना पड़ेगा। वो अपने हाई लेवल स्किल एक्टिवेट करता है। तभी जमीन पर एक ग्रोइंग मैजिक सर्कल बन जाता है और उसी बीच एक बड़ी सी लाइट, जो कि बिल सूट समान होती है, वो तलवार से उस मॉन्स्टर के ऊपर गिरती है और एक ही बार में उसका काम तमाम हो जाता है। लड़की उस पॉइंट को देखकर बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है और उसे लगता है कि आर्क अभी हीरो बन जाएगा और हर तरफ उसका नाम होगा। लेकिन जैसा कि आर्क लो प्रोफाइल रहना चाहता था, इसलिए वो उस लड़की को ये बात सभी को बताने से मना कर देता है। और उस मॉन्स्टर के मरने के कुछ सेकंड बाद आर्क उसके पैर पर एक रेड ब्लैकिंग देखता है, जो कि मरने के बाद तुरंत ही टूट जाता है। ये देखकर उसे थोड़ा शक होता है, लेकिन अभी कुछ समझ नहीं आता उसे। फिर वापस जाते वक्त
आर्क को एक और बड़ा सा जंगली सुअर मिलता है। फिर वो सोचते हैं कि विलेज वालों के लिए एक गिफ्ट बन जाएगी। सुअर का वो शिकार कर लेता है और उसका स्टोन वो लड़की को गिफ्ट करता है और बाकी मीट पूरे गांव के लोगों के लिए छोड़ देता है। और यही छोटी सी बात उसे विलेज का हीरो बना देती है। जब वो विलेज छोड़ने वाला होता है तब उस लड़की की छोटी बहन उसके पैर पर एक फूलों का टायर पहना देती है। रात को जब आर्क अपने रूम में बैठा होता है तब वो फूलों के द्वारा देखता है तो उसके चेहरे पर एक हल्का सा स्माइल आ जाता है। उसे लगता है कि सिर्फ अपने राज छुपाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट लोगों की मदद करना है और वो डिसाइड करता है कि कल से और भी ज्यादा मेहनत करेगा ताकि जितनी जरूरत हो सके वो उतनी मदद कर सके लोगों की। अपनी इस पहली रिक्वेस्ट के बाद आर्क नए मिशन को एक्सेप्ट करता है, बैंडिट्स को ढूंढना और उनका सफाई करना। और आर्क छुप छुप के उन चोरों के हाइडआउट्स तक पहुंच जाता है जहां से कुछ लोगों को बचाते बचाते टेस्ट में मिल जाता है। इस हाइडआउट के अंदर उसे 2 खाली पिंजरे मिलते हैं जिसके सामने खाली फुटबॉल्स होते हैं। ये देखकर आर्क को थोड़ी कंफ्यूजन होती है, पर उस वक्त वो ये सोचता है कि जो चीज मेरी नहीं है उसमें क्यों पड़ना। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलता है उस पे एक लड़की सरप्राइज अटैक कर देती है। पहले तो वो सोचता है कि ये कोई बैंडिट होगी, लेकिन उसकी सॉलिड स्किल और स्पीड को देखकर हैरान रह जाता है और वो लड़की ऑलमोस्ट उसके बराबर लड़ रही होती है। लड़ाई के बीच में आर्क उसकी पॉइंट ईयर्स को नोटिस करता है और उसे याद आता है कि ये तो वही एक लड़की है जिसे कुछ दिन पहले मार्केट में वो मिला था। उस लड़की का नाम होता है आर्याने। उसका मिशन होता है अपने लोगों को बचाना और जो एक बच्चे इंसानों ने किडनैप किया उनको वापस लाना। आर्याना गलतफहमी में आर्क को भी उस बैंडिट्स का मेंबर समझ लेती है। वो उस पर चिल्लाती है और उसे गद्दार कहती है। आर्क जितना भी समझाने का कोशिश करता है वो उससे सुनने को तैयार नहीं होती, लेकिन जैसे ही उसकी नजर पोंटा पर पड़ती है उसका बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता है। वो आर्क से पूछती है एक बैंडिट के साथ एक स्पिरिट क्रिएचर क्या कर रहा है। आर्क सोचता है कि शायद से इस लड़की को पोंटा पसंद आ गया है, लेकिन आर्या ने उसे बताती है कि पोंटा नॉर्मल फॉक्स नहीं है बल्कि एक स्पिरिट एनिमल है और ये एनिमल कभी भी बुरे इंसानों के पास नहीं जाते। जब आर्याना ने पोंटा को आर्क के साथ देखा तो उसे समझ में आया कि ये आदमी बुरा नहीं हो सकता क्योंकि स्पिरिट की नेचर सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ही रहती है। ये समझने के बाद आर्याना थोड़ा शर्मिंदा हो जाती है और आर्क से माफी मांगती है। फिर वो उसे बताती है कि कैसे कुछ बैंडिट्स की हेल्प से उनके लोगों को किडनैप कर लिया गया है और उन्हें स्लिप के रूप में बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये सुनकर आर्क को याद आता है कि उसे गुफा के अंदर 2 खाली पिंजरे मिले थे, वो किस काम के लिए थे। अब उसे पूरी तस्वीर समझ में आ जाती है और आर्याना कहती है कि अब वो उस गुफा को चेक करना चाहती है, लेकिन आर्क उसे कहता है अब वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो सब लोग वहाँ से निकल चुके हैं और कुछ मदद लेने का ऑफर करता है। लेकिन आर्याना उसकी बात काट देती है और कहती है ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम बीच में मत पड़ो, और बिना नाम बताए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अगले दिन आर्क अपना टेलीफोन स्किल डैमेज को अनवॉक करता है और सीधा डार्क फॉरेस्ट पहुंचता है। जंगल इतना घना था कि लाइट भी बहुत ही मुश्किल से अंदर पहुंचती है। तभी उसके कान में कुछ इंसानों की आवाज पड़ती है और वो चुपके से देखता है कुछ बैंडिट छोटे एल्फ बच्चों को उठाकर ले जा रहे होते हैं और उन बंदिश ने उन बच्चियों को पकड़ कर रखा होता है, जिसमें से एक एल्फ बच्ची हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन उन बंदिश ने उसे मारना शुरू कर दिया। पहले उसे थोड़ा टॉर्चर किया गया, फिर छुरा घोंप दिया गया और गुस्से की लिमिट अब पार हो चुकी थी। उसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई एल्फ बच्चों के साथ ऐसा कर रहा है और फिर वो अटैक करने का सोचता है और उसकी अटैक करने से पहले ही एक और चमत्कार हो जाता है और वो एल्फ बाहर आती है और एक ही बार में 2 बैंडिट्स को खत्म कर देती है। बैंडिट्स एक दूसरे को कहते हैं ये तो डार्क एल्फ है और अगर इसे पकड़ लिया तो महंगा बिक सकता है, और उनमें से एक बैंडिट कहता है इसे जिंदा पकड़ो और बैंडिट उसकी तरफ स्माइल करते हुए दौड़ता है। लेकिन आर्याना किसी से कम नहीं होती और वो अपनी स्वॉर्ड से चींटी जैसे उड़ने लगती है। वो एक के बाद एक बैंडिट को काटती है, लेकिन तभी उनका लीडर चिल्लाता है रुक जाओ वरना बच्चों को मैं मार दूंगा। ये सुनकर आर्याना के हाथ रुक जाते हैं और उसके चेहरे पर गुस्सा तो होता ही है, लेकिन अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। बैंडिट्स उसके पास आते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं और उसे लगता है कि अब उसकी हार पक्की है। तभी हमारी हीरो आर्क की एंट्री होती है। आर्क सीधे पीछे से टेलीपोर्ट होकर सीधे उनके लीडर के पास आ जाता है और अपने मूव को यूज करके उसे पकड़ लेता है और उसे पेड़ के अगेंस्ट पटक देता है। अब आर्याना को हेल्प चाहिए होती है तो उसका गुस्सा डबल हो चुका होता है और वो बचे कुछ ही बैंडिट्स को खत्म कर देती है। फिर वो बच्चों को फ्री करने के लिए जाती है, लेकिन केज का लॉक काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। जिसके बाद आर्क उसे कहता है ये तुम्हारा पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये उन बच्चों की जिंदगी का सवाल है। फिर अपने हाथों से लॉक को तोड़ देता है बिना किसी जादू के और वो छोटे से एल्फ आर्क से डर जाती है और आर्याना के पास भाग जाते हैं और आर्याना उन्हें संभालती है। तभी उसे पता चलता है कि
कि बच्चों के गले में एक कॉलर लगे हुए हैं। ये कॉलर एक तरह का मैजिकल कॉलर होता है और अगर उसे निकालने की कोशिश करी तो कोई भी नहीं बच पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आर्यानी के पास अभी और मैजिक नहीं होती है जिससे कि वो कॉलर को हटा सके, जिसके बाद वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। लेकिन कम से कम बच्चे तो अब बच चुके थे। लेकिन इसके बाद आर्क अपने एंटी कर्स एबिलिटी का यूज़ करता है और छोटी लड़की के गले से कॉलर को हटा देता है और साथ ही साथ अपनी हीलिंग मैजिक का यूज़ करके उसे हील भी कर देता है। ये सब देखकर आर्यानी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि एक नॉर्मल इंसान के पास इतनी सारी अलग अलग स्किल होना पॉसिबल नहीं है। जब आर्यानी इन सब के बारे में सोच रही होती है तब आर्क सभी बच्चों को आज़ाद कर चुका होता है। बच्चे भी अब उसके साथ काफ़ी फ्रेंडली हो गए थे। इसके बाद वो लड़की एक बर्ड को समन करती है जिसका नाम होता है विस्परिंग फ्यूल। ये बर्ड एक मैसेंजर पिजन और वॉइस रिकॉर्डर दोनों का काम करता है। वो इसके थ्रू एक मैसेज भेजती है विलेज में जिसमें होता है कि बच्चे सेफ हैं और कोई उन्हें वापस लेकर जाने के लिए आए। थोड़ी देर के बाद एल्फ के गार्ड्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन बच्चों को साथ ले जाते हैं और आर्क उनसे कहता है कि कभी भी मदद की जरूरत होगी तो वो हमेशा तैयार रहेगा। इसके बाद आर्यानी उसे कहती है कि आर्क वो पहला इंसान है जो एल्फ से बिना भेदभाव किए बात कर रहा है और सबसे बड़ी बात उसके पास इतनी सारी मैजिकल एबिलिटीज है जैसे टेलीपोर्टेशन और लेजेंडरी मैजिक्स। जिसके बाद वो दोनों प्रॉपरली एक दूसरे का नाम शेयर करते हैं और वो आर्क का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसकी मदद की और बच्चों की जान बचाई। तभी एक और विस्परिंग बर्ड उसके पास आता है जिसमें एक नया मैसेज होता है। ये मैसेज एक और हेल्प का होता है जो आर्यानी को बताता है कि उसने कुछ और किडनैप बच्चों का पता लगा लिया है। वो उसे कहते हैं कि उस सिटी अजय और ऐसी ऑपरेशन में मदद करे और आर्यानी थोड़ी देर सोचती है और फिर आर्क से कहती है कि क्या वो उसे तुरंत एक मशीनरी के रूप में हायर कर सकती है। वो कहती है कि उसने कभी भी ह्यूमन पर ट्रस्ट नहीं किया है लेकिन आर्क पर विश्वास करना चाहती है और बिना सोचे समझे आर्क हाँ कर देता है।